तो देहरादून में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के नेता सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। खास तौर पर राज्य की जमीनों को लेकर विपक्ष ने बड़ा खेलने का आरोप लगाया है सरकार पर। त्रिवेंद्र सरकार में जमीनों के मामले में पाप किया गया, यह कहा कांग्रेस ने। कहा कि त्रिवेंद्र की सरकार में पाप हुआ तो धामी सरकार में महापाप हुआ। खास बात यह रही कि आप जैसे मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोत्याल, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री, तमाम दिग्गज एक साथ एक छत के नीचे दिखाई दिए। कांग्रेस के लिए यह राहत की खबर, यानी समूची कांग्रेस एक साथ, ठीक केदारनाथ चुनाव से पहले। वैसे आरोप यह है कि सीएम ने 2022 में एक उच्च अधिकार समिति बनाई। भू कानून की 2 धाराओं में बदलाव हुआ और कांग्रेस कह रही है कि यह किसके कहने पर बदलाव हुआ और किसको फायदा पहुंचा, उत्तराखंड की जनता को जानने का अधिकार है। इन बदलावों के बाद उत्तराखंड की जमीनें अपने चहीतों को लीज पर दी गई, आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों में कितना दम है, यानी कि केदारनाथ चुनाव से ठीक पहले भू कानून के बहाने सरकार पर सियासी निशाने। आज इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। भू कानून के बहाने केदारनाथ पर सियासी निशाने। जी, उत्तराखंड में सियासी गर्मी के बीच कांग्रेस ने भू कानून का एक और बड़ा मुद्दा केदारनाथ चुनाव के लिए जरूरी बताने का काम किया है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में सत्तासीन बीजेपी सरकार अपने चहीतों को राज्य की बेशकीमती जमीन देने का काम कर रही है। उत्तराखंड में एक तरफ केदारनाथ का उपचुनाव है और उसकी सियासी गर्मी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ भू कानून की मांग को लेकर जन आंदोलन की तैयारी हो रही है। इस सब के बीच अब विपक्षी कांग्रेस ने सत्तासीन बीजेपी सरकार पर निशाने साधे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से देहरादून में एक साथ एक छत के नीचे समूची कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोपों के सियासी तीर बीजेपी की सरकार पर छोड़े। नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उपनेता सदन, पूर्व विधायक सभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में जमीनों को लेकर जो कानून बना है, जिसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा में 2018 के बाद से अब तक 11 बार परिवर्तन यानी बदलाव किया गया है, जो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि राज्य की बेशकीमती जमीनों को सस्ते दामों पर लीज पर देने का जो काम किया जा रहा है, उसमें प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में पार्क स्टेट की 762 बीघा जमीन को 1 करोड़ रुपए के सालाना किराए पर 15 साल के लिए दे दिया गया। इसी तरह हरिद्वार में 58 ऐसे मामलों के उजागर होने का दावा कांग्रेसी कर रहे हैं। वहीं पौड़ी में 53 ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर सरकार की बेशकीमती जमीन सस्ते दामों पर अपने चहीते लोगों की कंपनी को देने का आरोप कांग्रेस लगा रही है। अब कांग्रेस के आरोप केदारनाथ के सुंदर बुगाल चौपता पर नजर गड़ाने के हैं। इसलिए कांग्रेस की मांग है कि राज्य में जल्द से जल्द मजबूत भू कानून लाया जाए, जिससे राज्य की जमीनों को बचाया जा सके। उत्तराखंड ऐसा दुर्भाग्यशाली राज्य है कि जहां 18 के बाद 11 कानून में 11 परिवर्तन उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हर परिवर्तन किसी न किसी को फायदा देने के लिए किया है। सबसे पहले ये जो 18 वाला जो परिवर्तन है, ये 18 के परिवर्तन में जो 143 और 154 धारा में जो परिवर्तन किया गया, उससे तो किसी भी कंपनी और किसी भी व्यक्ति को 12.5 एकड़ से अधिक जमीन व्यवसायिक कार्यों के लिए दिया गया। सरकार की निष्ठा पर प्रश्न है। मुख्यमंत्री धामी जी के उत्तराखंड के हितों के प्रति जो उनकी
उनके वक्तव्य और उनके कार्य में जो फर्क महसूस हो रहा है वो ये है कि बोलने के लिए तो बोल रहे हैं कि हम प्रभावी भू कानून बनाएंगे, लेकिन करने के लिए विधानसभा में बहुमत का सहारा देकर उन्होंने उन मजबूत प्रावधानों को समाप्त करने का काम किया। मैं मांग करता हूं कि उत्तराखंड में एक न्यायिक आयोग बनना चाहिए और वो न्यायिक आयोग सत्ता में बैठे हुए ऐसे लोगों को चिन्हित करे जिन्होंने उत्तराखंड के साथ खिलवाड़ किया, और तब तक धामी जी अपने पद से इस्तीफा दें। हालिया दिनों में क्योंकि पटवारी गया नहीं, तहसीलदार गया नहीं, क्योंकि वहां जाने में इतना टाइम लगता है, तो वो आज तक उनके नाम में नहीं चढ़े। अब उन जमीनों को सरकार ये कहते हुए कि ये तुम्हारी जमीनें नहीं है, इनको हम अर्धसैनिक बलों को, सैनिकों को, मतलब फौज की वो बनाई जा रही है, और लोगों की पुश्तैनी जमीन जिनमें वो 3 पुश्तों से 4 पुश्तों से रह रहे हैं उनको सरकार निहित कर रही है, जिससे वहां भारी आक्रोश है, जिससे कल को आने वाले समय में। तो भू कानून के बहाने केदारनाथ को लेकर सियासी निशाने सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब हैं, राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। गरिमा दसोनी जी हैं, हमारे साथ मुख्य चेहरा है, पार्टी की प्रवक्ता है, और साथ ही नीरज कोहली जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। तो सबसे पहले भसीन सर, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। तो क्या वाकई में आपने अपने चहीतों को लीज पर जमीनें बेच दी, लीज पर जमीनें दे दी अपने चहीतों को? 11 बार परिवर्तन का जिक्र किया गया कानून में कांग्रेस की तरफ से। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि चूंकि कांग्रेस इस समय बहुत बौखलाई हुई है और केदारनाथ में भी इनको अपनी पराजय दिखाई दे रही है, इसीलिए लगातार इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कर रही है। दूसरी ओर जो बार-बार बौखलाई है, वो तो एक साथ एक मंच पर आ गए, एक छत के नीचे जो आप कहते थे इकट्ठे नहीं हो सकते, यही बौखलाहट का बड़ा प्रमाण है सर। इकट्ठे हो तो दिक्कत नहीं हो, तब भी दिक्कत। आप तो एक छत के नीचे हमें कोई दिक्कत सारे। हमें कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस अपने आप से दिक्कत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर बयानबाजी हो रही है, उससे भी साफ है कि धामी जी का जो काम है उनको लेकर भी कांग्रेस परेशान है, इसलिए बार बार उन पर आरोप लगाती है, उनसे त्याग पत्र देने की बात करती है। आरोपों में दम है कि नहीं? नहीं यार, कोई दम नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, कंपनियों को आपने जो है मेरी बात लीज पर दे दिया बेशकीमती जमीनों को। अभी धामी जी ने 1 महीना पहले जो बात की थी पत्रकारों से, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ऐसा अगर किसी ने दुरुपयोग किया है तो निश्चित तौर पर उन जमीनों की जांच करने के बाद उसको निरस्त किया जाएगा, निरस्त किया जाएगा। एक न्यायिक आयोग बनाने का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता। जब ये खुद तो क्या करते थे, इन्होंने तो केवल भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचारी किया, तब क्यों नहीं बनाया? इनके अपने मुख्यमंत्री जब विधायकों को पैसा देने की ऑफर करते हैं तब क्या होता है? तो कांग्रेस तो मूल रूप से एक प्रकार से विकास की विरोधी है। एक मिनट, मेरा ज्ञानवर्धन करिए। लोकायुक्त कौन है इस वक्त राज्य में? जी, लोकायुक्त तो कोई नहीं है इस समय, कोई नहीं है ना जी। हाँ, तो सर ये आपने 2012 में वादा किया था लिखित तौर पर, फिर उसके बाद 2017 में विजन डॉक्यूमेंट में बच्ची सिंह रावत जी भी लिख कर गए थे, और 2024 निकल गया। तो सर जब आप वादा करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त नहीं लेकर आए, जब आपने लिखित तौर पर दिया, तो फिर उनसे क्या उम्मीद करें? ये तो आप ही ने दिया ना लिखित तौर पर लोकायुक्त को लेकर, नाराज किया कि खंडूरी है जरूरी। तो आप कौन से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं? तिलक जी, जो भ्रष्टाचार पर हाथ धामी जी कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो बोलिए कि हमने जो लिखा था वो गलत लिखा था, लिखने की बात नहीं है। सवाल ये आपने लोकायुक्त का वादा किया, आज 2024 बीत गया, आपके पास लोकायुक्त नहीं है। कुछ नहीं होता। देखिए, आप सुनिए, तिवारी जी के टाइम पे लोकायुक्त था, क्या हुआ था उस लोकायुक्त का? सर मैं तिवारी जी के समय में लोकायुक्त था, क्या हुआ उस लोकायुक्त का? तो आपने झूठ बोला जनता से। नहीं, झूठ की बात नहीं है। सवाल ये है कि हमारा वादा भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात है, सर तो हम शासन दे रहे हैं। सर माफ करिए भसीन सर, मैंने 3 बार दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तीनों बातों को एक बात दोहराया, बोले कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं तो लोकायुक्त की जरूरत क्यों? मतलब गजब की थ्योरी देते हैं आप भी सर। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई ना हो तब आप कह सकते हैं। जब लगातार धामी जी भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं, भसीन साहब कह रहे हैं कि आप लोग बौखला चुके हैं और इस बौखलाहट में उलझुल बयान दे रहे हैं। देखिए तिलक जी, मुझे नहीं पता भसीन जी को उत्तराखंड की भूमि से कितना लगाव है, उत्तराखंड की संस्कृति और अपने प्रदेश से कितना लगाव है। मैं कुल मिलाकर इतना कह सकती हूँ, जमीन हमारी माँ है, धरती को हम बीच में मत बोलिए।
बीच में मत बोलिए। मैं बहुत कुछ बोल तो मुझे बहुत कुछ कहना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ ये कोई तरीका नहीं है। एक मुद्दे के हिसाब से बसीन सर मैं बिल्कुल शांति से इनकी सारी बातें सुनती रही। तो मुझे गरिमा जी बहुत कुछ आपके बारे में पता है, व्यक्तिगत बोलना पड़ेगा मुझे। व्यक्तिगत टिप्पणी बताइए मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, जरा बोलने दीजिए। नहीं पर बात करिए। मैं सुनना चाहती हूँ गरिमा जी सुनना चाहती हूँ। मेरे को पता है सारे घोड़े गवा रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने गरिमा दसवानी का एक लूप होल निकालने के लिए, वो निकाल नहीं पाए आप। तो आपने पिछली डिबेट में कह दिया कि मैं कैंटीन से दारू बाहर बेचती हूँ। ये एलिगेशन आपने लगाया जो प्राध्यापक रहे हैं सबसे बड़े कॉलेज के। गरिमा जी ने कभी गरिमा रखी है अपने नाम की? सबसे बड़े कॉलेज डीएवी कॉलेज के आरोप लगाना और कई बार जब उनका हमला होता है तो डिबेट छोड़ के भाग जाती है। कई बार बीजेपी प्रवक्ताओं के सामने इनको मदद छोड़ना पड़ा क्योंकि इनको फिर सुनने की आदत नहीं है। तो मेरा तो यही आपसे निवेदन है, आप कंट्रोल कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, आप इन्हें शांत कराइए और कहिए। एक मिनट गुरु जी बताइए प्लीज, मैं भी सुनना चाहती हूँ। क्या पता है मेरे बारे में आपको? प्रॉब्लम तो यही है। मेरी आदत ये नहीं है गरिमा जी, मैंने आज तक मेरी बात को नहीं करी है। मैं अपनी गरिमा को बना के चलता हूँ, लेकिन आपने अपने नाम की गरिमा भी गिरा रखी है। आपने तो अपने नाम की गरिमा गिरा रखी है और ये पूरा उत्तराखंड जानता है, पूरा उत्तराखंड जानता है इस बात को। शांति से एक मिनट, मैं आप दोनों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं आप दोनों को प्लीज व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, सैकड़ों डिबेट्स आपके साथ कर चुका हूं, आपके कई फॉलोअर्स हैं जो आप लोगों को देख रहे हैं। सर आप तो उत्तराखंड के लिए गुरु की तरह नजीर हैं, तो प्लीज एक एक करके व्यक्तिगत हमले ना करें। ये बात मैंने नहीं करी, ये बात उन्होंने करी शुरुआत, मैंने नहीं करी। इन्होंने जो मेरे बारे में बोला जिस तरीके से बोला, आज आपको लगता है इंपॉर्टेंट विषय है तो उसी पर रहते हैं ना। आप इस व्यक्तिगत बात पे क्यों आ रही है कि मुझे प्रेम नहीं है और मुझे ये नहीं है? आप तो कांग्रेसियों कितना प्रेम जानते हैं, आपने सपा के साथ मिलकर किस तरह गोली चलवाई हम जानते हैं कांग्रेसियों का चरित्र जो है। फिर मत बुलवाइए मुझसे, आप आज के मुद्दे पर बात करिए तब बात बनेगी। प्लीज आज के विषय पर रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है भू कानून की मांग। जो आपने क्या कमजोर न पकड़ी है सरकार की, या ये कह रहे हैं कि आप हार के डर से उलझुल बयान लगा रहे हैं? गरिमा जी प्लीज मुद्दे पर। तिलक जी मैं रिफ्रेम करती हूँ अपने आप को। धरती हमारी माँ है, हम धरती को माँ कहते हैं, और मेरे प्रदेश की भूमि, मेरे प्रदेश की धरती हमारे पैरों से खिसकाई जा रही है और ये चाहते हैं हम उफ भी ना करें। मुझे इनके प्रेम का पता नहीं है, लेकिन हमें अपने प्रदेश से बहुत प्रेम है और हम देख रहे हैं कि दिल्ली वाले और उत्तर प्रदेश वाले, मेरठ वाले किस तरह से एकड़ों भूमि हमारे से छीन कर ले जा रहे हैं और किस तरह से दोहन और शोषण हमारी भूमि का हो रहा है। इन पर नींद कैसे आती है? तो दोहन और शोषण ये धामी सरकार में नहीं आता? आपको घुटन नहीं होती देवेंद्र सिंह जो साफ झूठा बोल रहे हैं? जो आज मनोज रावत की किसी थी, तिलक भाई, मनोज रावत जी की पीसी आधारहीन तथ्यहीन नहीं थी। एक खोजी पत्रकार के रूप में अपने आप को स्थापित करने के बाद एक सक्रिय राजनेता के रूप में 2017 की मोदी की सुनामी में 70 में से 57 सीट जिस वक्त प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की आई, उस वक्त वो मनोज रावत जो है केदारनाथ से जीत कर आया था मोदी की सुनामी में। क्यों? क्योंकि वो हर बात तथ्यों पर करते हैं और जो उन्होंने दिया है, डॉक्यूमेंटेशन दिया है, बाकायदा उन्होंने पत्रकारों के सामने हिट एंड रन नहीं किया है जो इनके नेता करते हैं। इनके नेता तो खैर पढ़ते लिखते ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है प्रदेश में चल क्या रहा है और प्रदेश में नीति, इनकी नीति क्या है और हमारी नीति क्या थी। तो इनके वहां पढ़ने लिखने वाले नहीं है। हमारे वहां हर एक नेता जो आपको डायस का राज दिखा, वो एक तो उत्तराखंड का हितैषी है और दूसरा वो पढ़ा लिखा हुआ बहुत जागरूक नेता है। नीरज जी कितना गंभीर मुद्दा है और कितने गंभीर आरोप हैं, और क्या इन आरोपों को इसलिए खारिज कर दिया जाए क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति इन आरोपों को लगा रहा है? भाई सच्चाई तो ये है कि जिस लैंड एक्ट की, जिस भू अधिनियम की आज चर्चा हम कर रहे हैं, उसकी नींव ही इतनी खोखली है तो इमारत आप समझ सकते हैं कि कैसी पड़ी होगी। जब ये लैंड एक्ट बना, ये देश का अकेला ऐसा लैंड एक्ट है उत्तराखंड राज्य में जो लागू है, शायद किसी और राज्य में देश में लागू नहीं होगा, जो पूरे राज्य पे लागू ही नहीं होता। हम कई बार चर्चा भी कर चुकी है कि म्युनिसिपल एरिया को छोड़कर ये लैंड एक्ट एग्रीकल्चर लैंड पे और विलेज एरिया पे लागू होता है। ये इस तरीके का कानून है। और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि यार अवैध रूप से जमीन खरीद फरोख्त हो रही है, लोग अवैध कब्जे कर रहे हैं, लोग फर्जीवाड़े कर रहे हैं। इस लैंड एक्ट को किसी ने सुधारने की कोशिश ही नहीं की 24 सालों में, राजनीति होती है इस पे। हाँ, और 2018 की बात जो है, जो त्रिवेंद्र गवर्नमेंट की बात है,
इस कानून को थोड़ा और सशक्त और मजबूत किया जा सकता था, उन्होंने और लचीला कर दिया कि पहाड़ नहीं, में उस पे तो investment लॉजिक है ना नहीं आ उनका। रही। नहीं, उनका लॉजिक ये है कि भाई इन्वेस्टमेंट कैसे आता। अब मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ इस बात को कि उनकी मंशा हो सकता है अच्छी रही हो, वो उनकी इंटेंशन ठीक रही हो कि हम बार बार कहते हैं कि पहाड़ों से पलायन हो रहा, लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वहां इंडस्ट्री नहीं जा रही, वहां स्कूल नहीं जा रहे, वहां हॉस्पिटल नहीं जा रहे, वहां सड़कें नहीं है, वहां पुल नहीं है। तो उन्होंने हो सकता है उस उद्देश्य से उसको लचीला बनाया हो। अगर आपने कोई सशर्त उसमें लैंड एक्ट में अमेंडमेंट किया है कि भाई 12.5 एकड़ से ज्यादा कोई भी व्यक्ति अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो हम उसकी छूट देते हैं, आपने लिबरल कर दिया, आपने 143 में और 154 में आपने छूट दे दी। लेकिन भैया उसका रिव्यू कौन करेगा? जिन लोगों ने उस दौरान जमीनें ली, जिस उपयोग के लिए ली, और उसका उपयोग हुआ या नहीं हुआ, आज उस लैंड की क्या स्थिति है, उसका रिव्यू कौन करेगा? कौन सरकार करेगी? मैं तो कह रहा हूँ ये 2018 यानी आप ये कह रहे हैं ये जो मुद्दा उठाया ये सरकार की कमजोर नब्ज है जो विपक्ष दबाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा, ये छोटा मुद्दा नहीं है। इसको तमाम तरह के हमारे सामाजिक संगठन और तमाम तरह के दो इशू यहाँ लगातार उठे हुए हैं, वो कभी दबे नहीं, कभी गर्म हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं। एक तो मूल निवास और एक सशक्त भू कानून, दो चीजों पर लड़ाई चल रही है। और सुभाष कुमार जी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसने बहुत लंबी चौड़ी बसिंदर, जो बात कोहली जी कह रहे हैं कि जांच कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, विपक्ष भी शांत हो जाएगा और पता भी चल जाएगा किसके पास क्या है क्या नहीं। तिलक जी, और ये तो तथ्यों के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि भाई हरिद्वार में इतनी जमीनें, पौड़ी में इतनी जमीनें, और अब तो चोपता पर भी नजर कह रहे हैं कि चोपता पर भी कहानी बिगड़ाई हुई है। देखिए तिलक जी, मुझे पूरी बात कहने दीजिएगा जी। पहली बात जो हमारे कोहली जी ने बात की, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जो उन्होंने रिव्यू की बात की है, अभी धामी जी ने 1 महीना पहले जो स्टेटमेंट दिया वो क्या है, उनमें सारी जमीनों की जो है समीक्षा की जाएगी और अगर किसी ने इसका दुरुपयोग किया है, अगर जिस उद्देश्य के लिए नहीं लिया गया और उस पर काम वो नहीं किया गया, हम उसको रद्द करेंगे। रिव्यू कौन कर रहा है? ये धामी सरकार कर रही है, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि 2018 का जो संशोधन की बात हुई है, कुछ लोगों ने दुरुपयोग किया है, स्वीकार ये भी किया है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा कानून लाऊंगा जो कि अपने आप में ऐतिहासिक होगा। हम जानते हैं कि धामी जी ने जितने भी कानून लाए, चाहे नगर का मामला हो, चाहे यूसीसी का हो, चाहे कोई और हो, तो सारे के सारे कानून अपने आप में ऐतिहासिक कानून है। और केवल प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों ने भी उनको अपनाया है, और वैसे ही एक बड़ा कानून धामी जी लाने वाले हैं। और निश्चित तौर पर वो जो अभी तक दिक्कतें हैं का समाधान भी होगा। और बाहर के लोगों को अगर गलत प्रयोग करता है, कानून लाने वाले, आप मेरी बात समझिएगा जी, काबिलियत की कमी तो देखिए तिवारी जी के पास भी नहीं थी, ना खंडूरी जी के पास थी, ना ही निशंक जी के पास जो विजन 2020 का जिक्र करते थे, और ना ही हरीश रावत के पास विजन की कमी थी क्योंकि वो तो खुद उत्तराखंड के पहाड़ के पुत्र हैं। बोगुणा जी की बात नहीं कर रहा मैं, वो बात ठीक है हेमवती नंदन बोगुणा जी, लेकिन फिर भी मैं अगर उनको हटा भी दूं तो मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री रहा जिसके अंदर काबिलियत की कमी हो। सरकार तो आप ही की रही, किसी ने रोका था आपको? सर सुनिए, अभी उन्होंने क्या कहा कोहली जी ने, करना सर वही अधिकारियों को है जो हरीश रावत की सरकार में थे। कोहली जी गलत तो नहीं कह रहा, करना तो उन्हीं अधिकारियों को है। 100% आपके साथ हूं मैं। अभी कोहली जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसके कानून की शुरुआत ही अपने आप में कमजोर रही है, और हमने क्या किया उसके अंदर, हमने जो शुरुआत में कानून उठाया वो उसको उत्तराखंड के हिसाब से उसको बनाया नहीं। जल्दी से कोहली जी, फिर मैं गरिमा जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए तिलक भाई, मैंने पहले कहा कि कानून की जब नींव पड़ी तो उसकी नींव भी बहुत खोखली थी, तो इमारत कैसी होगी सब समझ सकते हैं अगर फाउंडेशन इतनी कमजोर है। और इसके लगातार और उसको लचीला कर दिया 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने, उस दौरान और इसका मिसयूज हुआ होगा क्योंकि सरकार ने इस बात को इनडायरेक्टली माना है। मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा, इसीलिए उन्होंने 2 बातों में जांच के आदेश दिए कि एक तो लैंड एक्ट का जो वायलेशन हुआ है उसकी जांच के आदेश दिए, दूसरा ये दिए कि जो 2018 में जो हमने लिबर्टी दी थी वो लोगों ने उसका कितना यूज करा, कितना मिसयूज किया, उसकी जांच रिपोर्ट आनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि 7 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी ने आदेश करे थे, आज 20 दिन बीत जाने के बाद भी वो जिलों की रिपोर्ट और लैंड एक्ट की रिपोर्ट अभी तक सरकार के पास आई नहीं ना सरकार ने उसका खुलासा किया। हालांकि ये जटिल मामला, मैं भी समझ सकता हूँ इस बात का, इतनी जल्दी आने वाले नहीं है, लेकिन ये दूध का दूध पानी का पानी होने चाहिए। सरकार गरिमा जी वो ये कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको शक और संदेह क्यों सरकार की नीयत पर? क्या चाहते हैं? तिलक जी, जो चल रहा है ना उत्तराखंड में, वो आपकी और मेरी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा चल रहा है। अभी माननीय अध्यक्ष जी धारचूला और पिथौरागढ़ होकर आए,
वहां के लोगों की भी एक ही मांग है कि सीधे दिल्ली के जो हवाई सेवा वाले हैं वो वहां से बुकिंग ले रहे हैं, सीधे यहाँ लोगों को दर्शन करा रहे हैं और उसके बाद वापस ले जा रहे हैं। यानी कि जो उत्तराखंड का हेली सेवा जिसकी एजेंसी है वो मारा गया। यानी कि छोटी मछली हमेशा बड़ा मगरमच्छ। यहाँ गुजरातियों के पास आप काम देख लीजिए, रोपवे बनाएंगे तो गुजराती बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे तो गुजराती बनाएंगे, उत्तराखंड का व्यक्ति मारा जाएगा। गरिमा ये जी, आज जो है मलिन दस्तियों, एक सेकंड, ये मलिन दस्तियों के लिए अध्यादेश लेकर आए हेलीकॉप्टर पे भाई। ही आ रहा हूं, आपकी हवाई सेवा मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप विद्वान है, मैं जानता हूं 2013 में जब आपदा आई थी तब किसके हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे? किसके हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे? ये विजय बहुगुणा बता सकते हैं वो। अब देखिए, अब या तो कहोगे विजय बहुगुणा बताएंगे या फिर साकेत बहुगुणा बताएंगे, किसी नहीं, वही बताएंगे। मैं यही बता रही हूँ इसीलिए कि आज इन्हीं के पास है। मैडम ये होता है जिसकी सरकार उसका हेलीकॉप्टर। आप लोग तो पार्किंग भी अपनों को देते हो, चहितों को, जिसकी सरकार होती है। जी मुझे जमीन के मामले में थोड़ा बोल लेने दीजिए। प्लीज। मेरे अध्यक्ष ने 1 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुष्कर सिंह धामी सरकार को बताया, देहरादून के केनाल रोड में 6 बीघा जमीन नगर निगम की है, जिसमें सिद्धार्थ एजुकेशनल सोसाइटी बन गई, कब्जा करके बन गई, पूरा इमारत बन गई और वो नगर निगम की जमीन है बताया गया। फिर डालनवाला में चौकी के पास एक कोई बाहरी यूपी का मुस्लिम है, उससे हाउस टैक्स लेने लग गया नगर निगम, आप सोचिए, जबकि वो नगर निगम की भूमि है और एकड़ भूमि है। तो ऐसे हमने कई सारे कब्जे में, और राधा रतूड़ी जी का कोहली जी बताएंगे, राधा रतूड़ी जी जो मुख्य सचिव हैं, उनका पिछले 15 या 20 दिन पहले का बयान है, सारे डीएम मुझे अवैध कब्जे वाली भूमि का रिपोर्ट दें। आज तक एक डीएम ने नहीं दे रखी है रिपोर्ट। ये भी अखबारों में आ गया कि राधा रतूड़ी के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं डीएम, और किसी ने अवैध कब्जे पर रिपोर्ट नहीं दी। अवैध कब्जे पर इनका खेल देखिए कि पहाड़ के दुकानदारों पर तो बुलडोजर चलेगा अवैध कब्जे के नाम पर, और यहाँ जो है अध्यादेश लाया जाएगा। इनका दो मुहा चेहरा मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इलाज करना है तो परमानेंट इलाज करते, हर 3 साल में अध्यादेश ला रहे, तो फिर उन्होंने क्या बिगाड़ा जिनके ऊपर बुलडोजर चला दिया आपने? उनके लिए भी अध्यादेश ले आते। लेकिन क्योंकि उनकी संख्या 8 लाख नहीं थी ना। पहली बात है कि कांग्रेस ऐसा नहीं है ना, अध्यादेश सॉल्यूशन है, या तो आप भी बता दीजिए क्या है, बसाया किसने और क्यों बसाया, वो भी एक विषय। बनफूलपुरा था और दवानी में जो बनफूलपुरा में हुआ है, और जो उनके विधायक ने जाकर के, कांग्रेस के विधायक ने जाकर के कोर्ट से स्टे लिया है, तो कांग्रेस का स्टैंड क्या रहा उसके अंदर? मतलब बाहर के जो लोग आए हुए हैं और जिस प्रकार के लोग हमारे उत्तराखंड की स्थिति को खराब कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं लोग, अपनी बात करते हैं। और जितना भी एंटी एनक्रोचमेंट एक्ट है, एक्शन हुआ है, वो धामी जी के द्वारा किया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश के अंदर करीब जो वन भूमि है, वन भूमि पर अगर अतिक्रमण हटाया है तो किसने हटाया है? तो धामी जी ने हटाया है। इसी प्रकार से अन्य मामलों में भी कार्रवाई की जा रही है। आपने क्या किया? आपने तो आकर के लोगों को बांटा सब कुछ आकर के, लोगों के लिए शराब के लिए आपने क्या किया? एक दैनिक शुरू कर दिया, शराब के बेचे तक में आपने घपला किया और यहाँ बात कर रहे हैं। एक मिनट बसीन साहब, जनता पार्टी का दोगुना चेहरा बसीन साहब, एक मिनट प्लीज। गरिमा जी, जो जांच का जिक्र कोहली साहब कह रहे हैं, चलिए मैं मान गया कि गरिमा जी जो है वो राजनीतिक आरोप लगा रही है, लेकिन कोहली साहब कह रहे हैं जांच के आदेश तो आपने लगभग 20 दिन पहले दिए थे, वो कहाँ है जांच? बसीन साहब। तिलक जी, पहली बात तो कोहली जी ने खुद भी कहा कि मामला जटिल होता है, इसलिए समय लगता है। अगर जांच की रिपोर्ट जानी है तो पूरी ठोक पीट के जानी है कि ये गलत है। तो डीएम से रिपोर्ट मांगी राधा रतूड़ी जी ने, उसका क्या हुआ? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि सारी प्रक्रिया के पार्ट होते हैं, एकदम नहीं आज का और 10-4 दिन बाद हो जाएगा सारा, लेकिन जो एक्शन धामी जी लेते हैं वो ठोस लेते हैं और हमारे सामने प्रमाण है। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, आप भी चिरंजीव सहमत होंगे कि धामी जी ने जो कहा है उन्होंने किया है। बनने के लिए करोड़ों में आ रहा है पैसा, वो पैसा भी बाहरी लोगों को बांट दिया जा रहा है, उत्तराखंड के किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। मैं तिलक जी आपसे कह तो रही हूँ कि जो यहाँ चल रहा है खेल, और धामी जी ने भी जो कहा 6 महीने में सख्त भू कानून लाऊंगा, इशारा किया है अपने लोगों को कि जितना खेल करना है कर लो, 6 महीने में मुझे भू कानून लाना पड़ेगा। ये गले गरिमा जी, अब वो फिर सरकार करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। अब आप कह रहे हो कि 6 महीने में उन्होंने डेडलाइन दे दी, अपने निपटाना निपटा लो। अरे लाना है तो 8 से क्या कर रही है? 8 साल से हुकूमत की सरकार है। नीरज जी, यूसीसी जाना जरूरी था, ये बताए ना। मुझे तो समझ में नहीं आती नीरज जी, एक बात मुझे नहीं समझ में आती। विपक्ष कह रहा है सख्त भू कानून लाओ, सत्ता पक्ष कह रहा है कि भैया हम मजबूत भू कानून लाएंगे, तो रोका किसने है?
इनको किसने रोका था? मैं कह रहा हूं किसने किसको रोका? आप भी रहे सत्ता में, वो भी रहे। एक मिनट नीरज जी, नारायण तिवारी जी ने 500 वर्ग मीटर किया, खंडूरी जी ने 250 वर्ग मीटर किया। जी। फिर किसने कहा था त्रिवेंद्र रावत को 12.5 एकड़ करने के लिए? किसने कहा था धानी जी से कि वो क्लॉज डाल दीजिए उसमें कि आपने भूमि ली लेकिन नीरज जी का ऑडियो रहेगा। नीरज जी, भूमि पड़े 2 साल के अंदर भूमि वापस जो है सरकार में निहित हो जाती थी। त्रिवेंद्र जी ने क्लॉज तोड़ दिया था, लेकिन आज जो है गरिमा जी एक मिनट नीरज जी को सुन लीजिए ना, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, प्लीज नीरज जी। को थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं। असल में सरकारी जमीनों का अवैध कब्जे करना और लैंड एक्ट का वायलेशन करना दोनों अलग अलग विषय हैं। जी। जो चीफ सेक्रेटरी ने, मुख्य सचिव ने जो 7 अक्टूबर को आदेश किया है वो ये किया है कि जो जिन लोगों ने 250 वर्ग मीटर भूमि का लैंड एक्ट का जो वायलेशन किया है, एक तो उसकी रिपोर्ट मांगी है और ये कहा कि 1 सप्ताह में दें, और दूसरा जो 12.5 एकड़ से ज्यादा जिन लोगों ने इंडस्ट्री के नाम पे जमीन खरीदी है उसकी जांच के आदेश दिए हैं। तो इधर मैं वसीम साहब को भी कहना चाहता हूँ कि ये इतना पेचीदा मामला था तो उन्होंने 1 सप्ताह का टाइम क्यों? पता है कि 1 सप्ताह में सब चीजें नहीं हो सकती, तो उनको ये नहीं लिखना चाहिए था कि 1 सप्ताह में डीएम जो है रिपोर्ट दें। तो आज तक 20 दिन के बाद भी रिपोर्ट नहीं आई। तो दोनों मामले अलग है, अवैध कब्जे के और लैंड एक्ट वॉल्यूशन ज्यादा हो गई इनके पास। यानी कोहली साहब आप ये कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है जैसा दिख रहा है इतनी आसानी से सुलझेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल इसमें टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी है, ये पूरा सब कुछ जनता के सामने आना चाहिए कि इसके कार्यकाल में कितना हुआ और किसने किया, क्या हुआ, सब कुछ। वसीम साहब इसमें दिक्कत क्या है? नहीं ऐसा कोहली साहब हो नहीं पाएगा ना, ना ना हो नहीं पाएगा। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। मैं आपको उदाहरण दे दूं वसीम साहब, एक मिनट, मैं तो साथ के साथ उदाहरण दे देता हूं। कोहली सर आप तो हमारे वरिष्ठ है, 56 घोटालों का जिक्र हुआ ना सर तिवारी सरकार में। इन्होंने कहा है 56 घोटाले के सत्ता में आएंगे तो एक एक को बेनकाब कर देंगे। सत्ता में आए 156 घोटालों की लिस्ट उन्होंने तैयार की, दूसरे वालों ने कहा कि इन्होंने 56 नहीं 156 घोटाले किए। आज तक 24 साल में मुझे एक प्रकरण बता दो जिसमें वो व्हाइट कॉलर वाला कोई जेल में हो, नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक बात की चलो भाई कि हमारे यहाँ पे जितने आयोग कमेटियां बनी वो भी सफेद ऑफिस साबित हुई। आज तक ना कोई रिपोर्ट आई ना कोई चल गया। वो बात ठीक है, आपकी बात को मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन फिर सियासत क्यों कर रहे हो उसमें अगर इसमें कुछ करना ही नहीं है? सर सियासत इससे बड़ी क्या होगी? खुद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कहते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ढांचा बीज प्रकरण का जो अब आरोप लगा तो उन्होंने कहा कि कभी हमने कहा ही नहीं कि इन्होंने घोटाला किया। ऑन रिकॉर्ड बोला, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो कभी कहा ही नहीं कि इन्होंने घोटाला किया। आप बताइए। देखो ऐसे अधिक संपत्ति मामले में कहां हो रही है जांच? नहीं ऐसे अधिक संपत्ति मैडम उठाइए ना, कौन रोक रहा है? गरिमा जी मैं तो लगातार कह रहा हूं उठाइए ना मुद्दा। किसने कहा कि आप अगर एक छत के नीचे बैठकर इकट्ठे हो सकते हो तो उठाइए सदन में जाकर, ये आप उठाइए सड़क पर मुद्दा, जनता के बीच में जाना चाहिए कि भैया ऐसे अधिक मामला सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गरिमा जी 8 अक्टूबर की डेट भी निकल गई है, अब तो 8 अक्टूबर भी निकल गया मैडम, अब क्या इंतजार कर रहे हो आप बोलिए ना, नेता प्रतिपक्ष को बोलिए कि हम आपके साथ हैं, चलिए सड़क पर। आप तो खुद सड़कों पर उतरने वाले कार्यकर्ता है। गरिमा जी किसने रोका आपको? क्यों रुके आप लोग? गणेश जोशी का मामला इसलिए वही नहीं मेरे समझ से परे है कि देखिए दारोमदार आप सारा का सारा ठीकरा जो है विपक्ष पे फोड़ दे रहे हैं कि मैडम ने जैसे जांच करनी थी। आप यहाँ कटघरे में सत्ता पक्ष होना चाहिए, आप कैबिनेट होनी चाहिए। आप गरिमा जी विपक्ष मुझे कटघरे में ऐसे खड़ा कर रहे हैं कि सारी बॉल मेरे कोर्ट में है। विपक्ष आईना होता है, विपक्ष आईना होता है। और ये मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, अगर ये विपक्ष सत्ता पक्ष में आप होते और विपक्ष में वसीम साहब होते ना, ये इस्तीफा लेकर मांगते, मतलब ये इस्तीफा लेकर ही मांगते। सुनिए इसका मतलब आप चित भी मेरी पट भी मेरी कर रहे हैं कि तारीफ हर लिहाज में भाजपा की जाएगी। तारीफ मैडम गरिमा जी ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप गणेश जोशी का मुद्दा नहीं उठा पा रहे, इसमें तिलक चावला की गलती नहीं है, ये आपके नेता प्रतिपक्ष की गलती है। मैडम मेरे सर पे ठीकरा मत फोड़िए, ये मेरे सर पे ठीकरा मत फोड़िए, ये आपके नेता प्रतिपक्ष की चूक है कि अगर वो गणेश जोशी के मुद्दे को नहीं उठा पा रहे। वो कौन सी मजबूरी है मैं नहीं जानता, आप मुझसे मत बुलवाइए कि वो कौन सी मजबूरी है कि नेता प्रतिपक्ष गणेश जोशी का मुद्दा नहीं उठा रहे। तिलक जी ये आप भी यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे कांग्रेस पार्टी ने करनी थी विजिलेंस की जांच, जैसे कांग्रेस पार्टी ने देनी। मैं कह रहा हूं कि विजिलेंस जांच सरकार करे या जो भी करे, ये तो आप मुद्दा उठाने का। और अगर जहां तक ये वाली बात है कि अगर इंडिया वॉइस ने वो मुद्दा नहीं उठाया तो बोलिए मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं तो कह ही रही हूँ
आपने अपने स्तर पे उठाया, मैंने अपने स्तर तो पे उठाया। आप अगर मुद्दा किसी ने नहीं उठाने का ठीक ना, तिलक चावला के सर फोड़ेंगी तो मैडम वो कैसे हो नहीं, पाएगा? मैं- जो काम मैं आपके आपसे- नेता प्रतिपक्ष को करना है आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। मैं आपके सर नहीं छोड़ रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी वक्तव्य से ये दर्शा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि सारा ओनर गणेश जोशी की जांच का विपक्ष मैं पर था। आपको सिर्फ मुद्दा याद दिला रहा हूं, सिर्फ मुद्दा याद दिला रहा हूं कि 8 तारीख निकल चुकी है। आप करिए कल और फिर मैं उठाऊंगा मुद्दा। बोलिए तो छोड़िए 19 दिन बोलिए ना मैडम, मैं तो आपको बोल रहा हूं, आप उठिए सड़कों पर, मैं उठाऊंगा मुद्दा। मगरमच्छ निकल गए, ये उठाएंगे मुद्दा? बलात्कारी, नहीं ये उठाएंगे। बलात्कारी और ये दुष्कर्मी लोगों को निकल गए, तो ये ऐसे अधिक संपत्ति वाले चलिए मामले थैंक को यू, वो आप लोगों का विवेक। थैंक यू बसिन साहब, आपका भी, गरिमा जी आपका भी, और नीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।